और कैसे हैं सब? अच्छे हैं। कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपके लिए। करीब 10-11 क्वेश्चन थे, तो करके लाए हो आप सब लोग? हाँ बताइए। आप बताइए। कैप कोमोरिन, पहला क्वेश्चन यही तो था। कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन जो एक पॉइंट है भारत का, वो कौन से राज्य में है? कैप कोमोरिन तमिलनाडु में। वेरी गुड। आप बताइए। LAC लाइन किन किन देशों के बीच है? LAC लाइन किन किन देशों के बीच है? हाँ आप पीछे। LAC लाइन किन किन देशों के बीच है? पहले वो तिब्बत और भारत के बीच थी। अब 1962 के बाद अब वो LAC लाइन है, वो अक्साई चीन और भारत के बीच है। अगला क्वेश्चन आप बताइए पीछे। नुब्रा नदी किस जगह से निकलती है? नुब्रा नदी किस जगह से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर। डूरेंट लाइन, डूरेंट लाइन किन किन देशों के बीच है? डूरेंट लाइन भारत और अफगानिस्तान। साल्टोरो एक श्रेणी है। साल्टोरो, साल्टोरो साल्टोरो एक पर्वत श्रेणी है। वो कहाँ स्थित है? साल्टोरो सियाचिन ग्लेशियर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ये मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5। वेरी गुड। इंदिरा पॉइंट किस जगह पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट किस जगह पर स्थित है? ग्रेट निकोबार, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, डोकलाम पठार, डोकलाम पठार किस घाटी में स्थित है? ये क्वेश्चन था। डोकलाम पठार किस घाटी में स्थित है? चुंबी घाटी, चुंबी घाटी। शिमला, अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता के तहत कौन सी लाइन खींची गई? शिमला समझौते के तहत कौन सी लाइन खींची गई? तो वो थी मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? तो हुआ था 1914 में। तो ये क्वेश्चन थे। कल के लिए मैं क्वेश्चन लास्ट में लिखवा दूंगा, पहले देख लें कल क्या चल रहा था। कल बताइए। पर्वत, पर्वतों में मैंने आपके लिए ब्लॉक पर्वत, व्रंश पर्वत, ब्लॉक या व्रंश पर्वत और तुम्हारे अवशिष्ट पर्वत करा दिए थे। और जो मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत होते हैं, मोड़दार पर्वत और बलित पर्वत होते हैं, वो कैसे होते हैं कि जब दो प्लेट, प्लेट क्या होती है? प्लेट जो होती है एक पृथ्वी का जो पृथ्वी का स्थल होता है उसका एक कठोर स्थल भाग होता है, कठोर स्थल भाग। जैसे मान लीजिए कि
ये क्षेत्र है 100 किलोमीटर का। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है स्थलमंडल। और इस 100 किलोमीटर से नीचे का जो क्षेत्र है 400 किलोमीटर का, इसे कहते हैं दुर्लभ मंडल। दुर्बल मंडल या दुर्बल मंडल लिख लीजिए, दुर्बल दुर्लभ मंडल। अब ये तो स्थलखंड हो गया और ये हो गया दुर्लभ मंडल। अब दुर्लभ मंडल में होता क्या है कि स्थलखंड और दुर्लभ मंडल के जो क्षेत्र बीच में होता है, मतलब स्थल मंडल को विस्तार से तो मैं इसे फिजिकल ज्योग्राफी में बताऊंगा, वैसे सिर्फ थोड़ा सा समझ लीजिए। इन दोनों को मिलाने वाला जो क्षेत्र है दुर्लभ मंडल को और स्थल मंडल को, वही क्या हो जाती है हमारी प्लेट। अब प्लेटों के नाम कैसे रखे जाते हैं? मान लीजिए ये क्षेत्र है ये वाला, और यहाँ क्या है आपका गाजियाबाद। अब ये जो क्षेत्र है ऊपर वाला, इसके नीचे का जो क्षेत्र है यहाँ तक का, वो कौन सी प्लेट हो जाएगी? गाजियाबाद प्लेट हो जाएगी। कौन सी प्लेट हो जाएगी? गाजियाबाद प्लेट हो जाएगी। यहाँ मान लीजिए नई दिल्ली है, ये वाली। अब इतना जो भाग है यहाँ तक का, वो नई दिल्ली प्लेट हो जाएगी। मगर भूगोलवेताओं ने ये देखा कि यार इतनी प्लेटें अगर शहरों के नाम पे बनाई जाएं तो बहुत प्लेटें बनेंगी, तो क्यों ना ही हम बड़ी प्लेटें बना दें। तो पूरी पृथ्वी पर 7 प्लेटें बड़ी हैं, 7 प्लेट तो बड़ी हैं। और 20 प्लेट वैज्ञानिकों ने बताई है कि 20 प्लेट और भूगोलवेताओं ने। और 100 प्लेट नासा ने बताई है कि 100 प्लेट छोटी और है, छोटी प्लेट और बताई है नासा, छोटी। नासा ने 100 बताई हैं और भूगोलवेताओं ने 20 बताई हैं। और 7 प्लेट नासा ने भी मानी है और 100 प्लेट छोटी मानी है। अब ये तो प्लेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। स्थल मंडल और दुर्लभ मंडल को मिलाने वाली जो रेखा होती है, मिलाने वाला जो क्षेत्र होता है, वो एक प्लेट की श्रेणी में होता है, कठोर भाग होता है। और दुर्लभ मंडल होता है वो लिक्विड, मतलब एक दलदली फॉर्म में होता है। अब आता है कि हिमालय, कल मैं बता रहा था आपके हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। जब देखिएगा 2 प्लेट हैं, और दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, मतलब दोनों ही विनाशी प्लेट हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। और दोनों ही प्लेट कैसी हैं? महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट है। तो जहां दोनों महाद्वीपीय प्लेट होती हैं वहां पर किसी पर्वत या पठार का निर्माण होता है। दोनों महाद्वीपीय प्लेट होती हैं, वहां किसी पर्वत या पठार का निर्माण होता है। दूसरा कारण यह है कि
मान लीजिए एक ये प्लेट महाद्वीपीय होगी और ये जो प्लेट है महासागरीय होगी। अब जब दोनों प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय एक दूसरे के आमने सामने आएंगी तो पर्वत या पठार का निर्माण यहाँ भी होगा, मगर यहाँ कौन से पर्वत का निर्माण होगा? ज्वालामुखी पर्वत का। महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट होती है, वहां कभी ज्वालामुखी नहीं आता, वहां कोई ज्वालामुखी नहीं फटते। और महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट टकराने से यहाँ राकी पर्वत और दूसरा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। कॉपी कर लो इसे। तो हो गया कॉपी। अब हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है ये देखना है हमें। वैगनर एक भूगोलवेत्ता थे। वैगनर पृथ्वी को जड़ अवस्था में बताया है। तो बताया जाता है कि पृथ्वी के मतलब पूरी पृथ्वी पर एक स्थलखंड था। वैगनर महोदय एक भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने बताया कि पूरी पृथ्वी एक स्थलखंड में बनी हुई थी और उस स्थलखंड को वैगनर महोदय ने क्या नाम दिया? पैंजिया। और उस स्थलखंड के चारों ओर क्या था? पानी। और उस स्थलखंड के चारों ओर पानी था, तो उस स्थलखंड के चारों ओर पानी था, उस स्थलखंड को नाम दिया पैंथालासा सागर। अरे भाई, जो जितने बार हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप क्या थे? पहले एक थे। और 7 महाद्वीप जब एक थे तो एक पूरे पिंड को जो नाम दिया उन्होंने, वो दिया क्या? वो दिया पैंजिया। और उसके चारों तरफ जो पानी था उसे नाम दिया पैंथालासा। उन्होंने कहा कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया में विखंडन हुआ। और विखंडन होने के बाद ये पैंजिया 2 भागों में टूट गया। एक अंगारा लैंड और दूसरा गौड़वाना लैंड। अंगारा लैंड और गौड़वाना लैंड। अंगारा लैंड और गौड़वाना लैंड 2 भागों में टूटा तो
ये इस तरीका से टूटा। सिर्फ हम इस समय हिमालय के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हिमालय फिजिकल ज्योग्राफी में सारा इसको वैज्ञानिक सिद्धांत को बताऊंगा। तो अब बताया जाता है कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इनके बीच में एक सागर था जिसे बैगनंदे टेथिस सागर नाम दिया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच अंगारा लैंड, ये जो ऊपर का भाग था इसे अंगारा लैंड कहा गया था, और दक्षिण के भाग को, उत्तर के भाग को अंगारा लैंड या लौरेशिया, और दक्षिण के भाग को कहा गया था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब भारत के बारे में देखा जाए ये गोंडवाना लैंड का भाग है। मतलब जो दक्षिण भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, और इसके जो ऊपर है क्षेत्र, ये इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय लौरेशिया, लौरेशिया या अंगारा लैंड का भाग है। और ये बीच वाला क्षेत्र था, ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये पानी पानी था। और इसी को नाम दिया बैगनंदे टेथिस सागर। बैगनर ने क्या नाम दिया इसको? टेथिस सागर। बताया जाता है कि पूरे विश्व की अंगारा लैंड की और गोंडवाना लैंड की नदियां इसी टेथिस सागर में आके गिरती थी। तो इस क्षेत्र की जितनी भी नदियां थी वो भी आके इसमें गिरती थी, इस क्षेत्र की जितनी नदियां थी वो भी आके इसमें गिरती थी, और बहुत समय बाद इसमें अवसादों का जमाव हो गया। बहुत ज्यादा अवसाद इसमें जम गए। तो ये जो गोंडवाना लैंड है ये आगे को बढ़ रहा था उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। और दोनों में जब संकुचन हुआ, दोनों एक दूसरे, गोंडवाना लैंड आगे को बढ़ा, जब गोंडवाना लैंड आगे को बढ़ा तो यहाँ जो अवसाद थे, जो जहां पर लावा इकट्ठा हुआ था, जहां पर जो अवसाद इकट्ठे हुए थे वो अवसाद क्या हुए, ऊपर उठ गए। और जब ऊपर उठ गए वही क्या कहलाया, हिमालय पर्वत कहलाया। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जहाँ हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? तो आपका क्वेश्चन बनता है टेथिस सागर।
अब जब ये क्षेत्र ऊपर उठ गया तो यहां एक बहुत बड़ी खाई बन गई इस क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र है पूरा, यहां बहुत बड़ी खाई बन गई और हिमालय पर्वत से जो नदियां निकल के आई वो इसी खाई की तरफ आई, और इस जब खाई की तरफ आई तो अपने साथ हिमालय पर्वत से अवसाद लेके आई, और इस खाई में उन्होंने अवसाद जमायत करना चालू कर दिया। और जब जमा करना चालू कर दिया तो ये क्षेत्र बन गया आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब एक क्षेत्र हमारा क्या होगा पर्वतीय क्षेत्रों में, ट्रांस हिमालय। दूसरा हो गया हिमालय, और हिमालय की भी 3 श्रेणियां थी जो मैं बताऊंगा। तो ये तो पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, वो जो हिमालय। दूसरा क्षेत्र कौन सा हो गया हमारा, उत्तर का विशाल मैदान। और ये जो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र था, ये जो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र था, इसको नाम दिया तटीय भारत का मैदान। और इसके अंदर जो मेन भारत था, जो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था मेन भारत, उसे दे दिया प्रायद्वीपीय भारत का मैदान। इस तरीका से भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत 4 स्थितियों में बटा हुआ है, 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। नंबर 1 पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, और नंबर 3 तटीय भारत का मैदान, और नंबर 4 है आपका प्रायद्वीपीय भारत का मैदान। प्रायद्वीपीय भारत का मैदान 4 भागों में बटा हुआ है भारत। कॉपी करो इसे। कॉपी हो गया? अब सबसे पहले हम देखें तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, जो हमारा हिमालय है, जो जिस हिमालय का 33 सागर में निर्माण हुआ है, उस हिमालय का पहले नंबर तो ये भाग नहीं है। दूसरा, इसके 2 नाम है ट्रांस हिमालय के। इसे ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं और इसे पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं।
पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। और इस ट्रांस हिमालय की तीन पर्वत श्रेणियां हैं। अगर एक क्षेत्र ये देखिएगा, ये पूरा जम्मू कश्मीर है और यहां से यहां तक LOC है। और इसी LOC में पहले नंबर जो इसकी श्रेणी है, इसे कहते हैं काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरी है आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी। और तीसरी है आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी। और इन तीनों श्रेणियों को मिला के जो बना है वो बना है ट्रांस हिमालय। या पार हिमालय। ट्रांस हिमालय, पार हिमालय। जो मेन हिमालय है हमारा, मेन हिमालय का मतलब जिसका जन्म 33 सागर में हुआ है, उसका ये भाग नहीं है ट्रांस हिमालय। ये किसका भाग है? लॉरेशिया का भाग है, लॉरेशिया। और इसका निर्माण उससे पहले हो गया था। तो इस तरीका से तो अगर ट्रांस हिमालय की अगर बात आए तो ट्रांस हिमालय की क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले कि ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो काराकोरम। दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो जास्कर। और इन दोनों के बीच में एक श्रेणी है, वो है लद्दाख। काराकोरम श्रेणी पर ये हमारे ग्लेशियर है। पहला जो ग्लेशियर है उसे कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। वैसे उससे पहले एक और ग्लेशियर है जिसे बोलते हैं रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर। और उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर। और उसके आगे ससाइमी ग्लेशियर। जो रीमो ग्लेशियर है इसे रीमो ग्लेशियर को सियाचिन की आंख कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसके उसके पास है। इसे ऐसे क्षेत्र में स्थित है कि बिल्कुल उसके ऊपरी क्षेत्र में, तो इसलिए इसे इसकी आंख कहा जाता है। अगला है तुम्हारा यही ग्लेशियर है हिस्पर ग्लेशियर। अगला एक और ग्लेशियर है जिसे कहते हैं ब्यापो। और एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है बाल्टोरो। तो कितने ग्लेशियर हो गए? रीमो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ससाइमी ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ब्यापो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर। और भारत की सबसे ऊंची चोटी
जो भारत में नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडवन ऑस्टिन। गॉडवन ऑस्टिन ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मगर ये स्थित कहाँ पे है? पीओके वाले क्षेत्र में। पीओके वाले क्षेत्र में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। क्या मतलब क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन। और ये कहा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है तो वह आपकी कंचनजंगा। अब आता है ये जो क्षेत्र है। अब क्वेश्चन कौन सा बना, देखो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी हुई? काराकोरम। इस पर ग्लेशियर है, रीमो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ससाइन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, व्यापो ग्लेशियर और बाल्टोरो ग्लेशियर। और भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन ये किस पे है? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। K2 गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। अब आता है लद्दाख पर्वत श्रेणी। जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, पहले तो इसको यहां देखिएगा कि रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्योक, और एक नदी निकल के आती है यहां से जिसका नाम है सिंधु नदी, और यहां आके ये मिल जाती है। तो कभी कभार पूछने के लिए आ जाता है कि लद्दाख किन दो नदियों के बीच में है, तो उत्तर की ओर इसकी नदी है वो है नुब्रा, सॉरी नुब्रा नहीं, श्योक नदी, और दक्षिण की ओर नदी है इसकी, इसे कहते हैं सिंधु नदी। मतलब श्योक और सिंधु नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है? वो लद्दाख पर्वत श्रेणी। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जिसे कहते हैं राका पोसी। राका पोसी वो कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? वो लद्दाख पर्वत श्रेणी पर है। अब उसके बाद आती है काराकोरम पर्वत, सॉरी वो जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर जो पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी वो है तुम्हारी जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। वो है कामेत माउंट माउंट कामेत जो जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जो लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी ये यूके में उत्तराखंड में है, और लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी खरदुंगला। खरदुंगला चोटी खारदुंगला
ये जम्मू कश्मीर में है। जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट कामेत हो गई, जो उत्तराखंड में है। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची खारदुंगला, जो जम्मू कश्मीर में है। और कराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन हो गई, जो पीओके वाले क्षेत्र में है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी वो है तुम्हारी लद्दाख पर्वत श्रेणी पर पीओके वाले क्षेत्र में, लद्दाख पर्वत श्रेणी वाले पीओके वाले क्षेत्र में। चलो इसे कॉपी करो पहले। हो गया कॉपी। अब आइए हिमालय, जो टेथिस सागर में हिमालय बना हुआ है उसके बारे में समझिए। हिमालय पर्वत पहले तो ये समझिएगा कि ये बलित या मोड़दार पर्वत है। और वो भी मोड़दार पर्वतों में नवीन मोड़दार पर्वत है। और इसकी ऊंचाई के बारे में देखा जाए तो इसका जो विकास है वो आज भी हो रहा है। तो हिमालय पर्वत को देखा जाए तो एक देखो नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत को बांटा गया है। हिमालय पर्वत की जो स्थिति मतलब हिमालय पर्वत को जो बांटा गया है वो दो प्रकार से बांटा गया है। पहला नंबर नदियों के आधार पर, दूसरा है आपका स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर नदियों के आधार पर पहला जो भाग है इसे बोलते हैं हम पंजाब हिमालय। दूसरा जो भाग है इसे बोलते हैं हम पंजाब हिमालय हो गया, और दूसरा जो भाग है हमारा वो है हमारा कुमायूं हिमालय। और तीसरा जो भाग है उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। और चौथा जो भाग है उसको कहते हैं असम हिमालय। और स्थिति के आधार की बात करी जाए तो स्थिति के आधार पर हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें नंबर 1 महान हिमालय, नंबर 2 लघु हिमालय, या मध्य हिमालय, तीसरा जो पार्ट है उसको कहते हैं शिवालिक हिमालय।
नदियों के आधार की बात करी जाए तो नदियों के आधार की अगर बात करी जाए तो पंजाब जो हिमालय है सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय है। कुमाई हिमालय की बात करी जाए तो कुमाई हिमालय है आपका सतलज नदी और आपका काली नदी। और नेपाल हिमालय की बात करी जाए तो नेपाल हिमालय है आपका काली नदी और तिस्ता नदी। और असम हिमालय की बात करी जाए तो असम हिमालय हमारा देहांग नदी। पंजाब हिमालय सिंध और सतलज के बीच का क्षेत्र है। कुमाई हिमालय सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। नेपाल हिमालय काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है। असम हिमालय तिस्ता और देहांग नदी के बीच का क्षेत्र है। कॉपी कर लो पहले से। हो गया कॉपी? महान हिमालय जो स्थिति के आधार पर है, महान हिमालय और तुम्हारा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो इसे हम कल पढ़ेंगे। कल के लिए कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, जो पहले मैंने पढ़ा दिया उसके बारे में वो क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखो, ब्रह्मपुत्र नदी को, और क्वेश्चन हर कोई करके लाएगा, इस बात को ध्यान रखो। आप पीछे नहीं, समझ में नहीं आए तो पूछिए ना। इन सब के समझ में आ रहा तो आपके समझ में क्यों नहीं आएगा? अरे तो आपके जितने भी क्वेश्चन ठीक हैं आपको समझ में, मतलब 1% भाई, एक दिन में 2 दिन में तो आएगा नहीं। ज्योग्राफी बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो आप कहोगे एक दिन में ही मैं आपके लिए अगर मैं सागर भर दूं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप दूसरे दिन आए हो अभी और 2 दिन में ही आप ज्योग्राफी खत्म करना चाह रहे हो। ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट हैं, 2 दिन में तो नहीं हो सकते ना। हाँ 10-5 दिन आप क्लास करो, फिर देखना जब इनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आपका भी आएगा। आपकी गिनती जीवों में होती है, और वो भी मानव जीव, और मानव जीव तो एक ज्ञानी जीवों की श्रेणी में आता है। हाँ क्वेश्चन लिखिएगा पहला, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन लिखो, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? ज्यादातर जो ये क्वेश्चन है ये ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित, तो ब्रह्मपुत्र नदी वाला मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है। अगर आपका नहीं हो रहा ना तो एक बार वीडियो देख लेना, और वीडियो देख के क्लियर कर लेना। सारे क्वेश्चन उसी नदी से हैं और वही क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ा दिए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर है? भूपेन हजारिका पुल
किस नदी पर है? अगला है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तिस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तिस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? जम्मू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? जम्मू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सुबनसिरी नदी, अगला क्वेश्चन है, सुबनसिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? सुबनसिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पर है? अगला है जम्मू ग्लेशियर किस राज्य में है? अगला है भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? तो इन क्वेश्चनों को कल आप करके लाना। इंसान सोचे तो सब कुछ कर सकता है, बशर्ते उम्मीद और जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही करते हैं। थैंक यू।